हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डू फॉर बेस्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, हमारे चैनल पे पॉलिटी की क्लास चल रही है और लगभग भाग 16 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे से जान लिया है। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाग 17। भाग 17 में क्या है? भाग 17 में हमारे जो देश की राजभाषा है उसके बारे में बात की गई है ना। उससे जो महत्वपूर्ण भाग है उसके बारे में बात की गई है। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 से 351 तक है। ठीक है, संविधान के 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में दिया गया है। अगर हम बात करें राजभाषा की तो हमारे संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को इसको हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक रूप से अपनाया गया। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा, कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप, है ना। हालांकि कुछ विवाद चलते रहे, जो अहिंदी भाषा वाले राज्य थे वो विवाद करते रहे कि हिंदी नहीं हो सकती ऐसा। तो संविधान सभा ने एक बीच का रास्ता निकाला कि अभी हिंदी चलने दो, उसके बाद अंग्रेजी भी चलती रहेगी और 15 साल के लिए मतलब दोनों को लगभग चलता रहे। मतलब अगर हम सह राजभाषा की बात करें तो अंग्रेजी को साथ में रखा, है ना। तो 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान में शामिल किया गया हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से। उसके बाद अगर हम 14 सितंबर को इसी वजह से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन क्या होता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। नोट कर लीजिए, जो हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 343 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 343 में दिया गया है संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 343 में दिया गया है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा, संघ की राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 में। अगर पूछा जाए किस भाग में है तो भाग 17 में है। ठीक है, अगर यह भी पूछा जाए कि अनुच्छेद 343 में क्या है तो संघ की राजभाषा के बारे में बात की गई है। बस आप इतना दिमाग में डाल लो कि संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343। उसके बाद अगर हम बात करें तो अनुच्छेद आता है 344। अनुच्छेद 344, देखो इससे ज्यादा हम लोगों के मतलब अगर वनडे एग्जाम की बात करें तो इससे ज्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना जान लो, बस आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ये मेरी गारंटी। ठीक, अब हम बात करें अनुच्छेद 344 में। अनुच्छेद 344 में क्या है? राजभाषा के आयोग के बारे में है। ठीक है, इसमें क्या है? राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के आयोग के बारे में है। इसका गठन कौन करता है? लिख लीजिए, गठन कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक, और जो अगर सबसे पहला जो आयोग बना था, राजभाषा आयोग बना था 1955 में बना था। यह भी इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में, तो लिख लीजिए सन 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन। ठीक, और इसके अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो नोट कर लीजिएगा, अध्यक्ष बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, सन 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे हमारे बीजी खेर। अगर हम बात करें अनुच्छेद 345, अनुच्छेद
345। अनुच्छेद 345 में क्या बात की गई है? देखो, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 345 में राज्य की जो राजभाषा होती है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, उसकी बात की गई है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें, राज्य की राजभाषाओं से संबंधित है। जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको जान लीजिए। राज्य की राजभाषा किसमें है? 345 में। राज्य की राजभाषा एक भी चुनता है और एक से अधिक भी चुन सकते हैं राज्य जो अपनी भाषा है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, और अगर सेकेंडरी की बात करें, मतलब द्वितीय भाषा की बात करें, तो उर्दू है ना। इसी तरह एक से अधिक भी लैंग्वेज चुनी जा सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348, देखो जो जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। ठीक, आप बस ध्यान से सुनते जाइए और इसको नोट करते जाइए। एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपसे 101% पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। हम बात करेंगे 348। 348 में क्या कहा गया है? आपने देखा होगा जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो इंग्लिश ही में आता है। ठीक, तो इसमें यही बात की गई है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो एक्ट होते हैं, ठीक, अधिनियम लिख दीजिए, अधिनियम जो होते हैं संसद द्वारा जो लाए जाते हैं, अधिनियम और विधेयक, भाषा के बारे में ना, इसमें बात की गई है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और अधिनियम, जो अधिनियम विधेयक होते हैं, इनकी भाषा के बारे में बात की गई है। और ये मूलतः अंग्रेजी में आते हैं ना, आप सबको पता होगा, अंग्रेजी में। तो 348 हो गया हमारा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भाषाओं के बारे में बात की गई है ना, लगभग मतलब अंग्रेजी में ही आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 349 की। नहीं, अनुच्छेद 349 इंपॉर्टेंट नहीं, अनुच्छेद 350। एक सेकंड, अच्छा इसको मिटा लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 350, देखो अनुच्छेद 350 में क्या है? अनुच्छेद 350 में मान लो कोई समस्या आती है, ठीक है, मान लो किसी राज्य से राज्य के बीच में समस्या आती है, या राज्य या संघ के बीच में समस्या आती है, तो जो अधिकारी से मतलब बातचीत होगी वो किस भाषा में होगी, वो इसमें बातचीत की गई है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो किसी की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो उसी में किसी में भी बातचीत की जा सकती है, कि जरूरी नहीं कि उसी में बात की जाए, कि संघ की राजभाषा हिंदी है तो हिंदी में ही बात की जाए, ठीक है, अंग्रेजी में ही बात की जाए। उसका जिसमें मन होगा वो समस्या के समाधान के लिए किसी में भी बातचीत कर सकता है। तो ऐसे लिखिएगा, 350 में क्या है? समस्या के समाधान हेतु राज्य से राज्य या राज्य से संघ बातचीत किसी भी भाषा में, है ना, ऐसे लिख लीजिए। समस्या के समाधान है तो राज्य से राज्य या राज्य से संघ या संघ से राज्य के अधिकारियों से बातचीत किसी भी भाषा में, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 में, ठीक है, 350 का के नाम से जाना जाता है, अनुच्छेद 350 का या 350 ये कब जोड़ा गया? पहली बात तो लिख लीजिए, 7वें संविधान संशोधन
1956 में। कब जोड़ा गया? 350 का 7वें संविधान संशोधन 1956 में। इसमें क्या बात कही गई है? इसमें कहा गया है जो भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं, जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये कहा गया है 350 में। अगर हम बात करें, अगर ये भी क्वेश्चन से पूछा जाए कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो 350 का में। कभी कभी ये भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग नहीं दिया होता है, ठीक है, जो कि मतलब अगर हम भविष्य के लिए बात करें, भारत के लिए बात करें, बहुत ही अच्छी बात है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की जो मतलब प्राइमरी लेवल होता है उस पर अगर बच्चों के प्राइमरी मतलब बच्चों के मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव बैठती है। हालांकि नई शिक्षा नीति में इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे बच्चा मान लो हिंदी जानता है, ठीक है, हिंदी जानता है या मान लो गुजराती जानता है, ठीक है, अगर वो प्राइमरी लेवल पर आया है तो हम उस पर दूसरी भाषा थोपेंगे नहीं ना, कि उस पर कहेंगे तुम इंग्लिश सीख लो, तुम हिंदी सीख लो। जो उसको आता है उसी लैंग्वेज में हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे हम सरल से कठिन की ओर उसको और भी भाषाएं मतलब सिखाते चलेंगे, ठीक है। तो जो मतलब प्राइमरी लेवल है उसके मातृभाषा में होना चाहिए, तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, ठीक। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 350 हो गया। अब हम बात करेंगे, हमारा बचा है 351, जो लास्ट अनुच्छेद है हमारा इस भाग का, अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि जो संघ है हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए कार्य करेगा, है ना, हमेशा प्रयासरत रहेगा। तो इसको ऐसे लिख लो, संघ जो है, संघ हिंदी भाषा के विकास तथा प्रसार के लिए प्रयासरत रहेगा, है ना। प्रेजेंट टाइम पे इसकी बहुत ही मतलब 351 को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा काशी में तमिल संगम चल रहा है, काशी तमिल संगम चल रहा है ना, संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उसी में हिंदी भाषा के विकास तथा प्रसार के लिए प्रयासरत रहेगा, कौन रहेगा? संघ रहेगा। तो हमने अनुच्छेद के बारे में जान लिया। अब हम बात करें कि किस अनुसूची में है। अगर हम भाषाओं की बात करें तो संविधान के किस अनुसूची में है, तो ये भी लिख लीजिए, अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 किससे संबंधित है? अनुसूची 8 जो है भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। अगर हम बात करें कि हमारा जब मतलब संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो अब प्रेजेंट टाइम पे संविधान में तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। जब हमारा संविधान बन रहा था, मतलब बना था, तो उसमें सिर्फ 14 भाषाओं का उल्लेख था। मतलब अगर हम क्वेश्चन आए कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। इसको नोट कर लीजिए। अगर हम बात करें मूल संविधान में मूल संविधान में 14 भाषाएं, ठीक। और वर्तमान में लिख लीजिए, वर्तमान में 22, ठीक है। अब ये जो 8 भाषाएं जोड़ी गई, 14 से 22 हो गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, कब कब कौन सी भाषा जोड़ी गई है। एक बार हालांकि बता चुका हूं, तो इसको इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। हम इधर नोट कर देते हैं, ठीक। तो
पहली जो है पहली जो भाषा है सिंधी जोड़ी गई थी। मतलब कि अगर हम बात करें 14 थी, 15वीं जो भाषा है सिंधी जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 21वें संविधान संशोधन, शॉर्टकट में लिख रहे हैं ना, 21वें संविधान संशोधन 1976 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक, अब हम उसके बाद एक हुआ 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन ये कब हुआ? 1992। 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? हमने एक बार ट्रिक बता चुकी है, आप याद रखना, नमक। क्या याद रखना? नमक। ट्रिक चलो नहीं लिखता हूं, भाषाएं लिख देता हूं डायरेक्ट। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। तो नमक याद रखना, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। ये जो 3 भाषाएं हैं ये कब जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। अब हम बात करेंगे, अब देखो ट्रिक से याद रखना, 21 71 कितने होते हैं? 21 71 होते हैं 92। तो 92 में संविधान संशोधन हुआ। सिर्फ 3 संविधान संशोधन हुए हैं भाषा से रिलेटेड। 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। ठीक, कब हुआ? 2003 में। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई? बोडो, संथाली, डोगरी एंड मैथिली। इसकी एक ट्रिक हम बता चुके हैं, याद रखना। जैसे ओडोमास होता है ना, मच्छर भगाने के लिए क्या लगाया जाता है? ओडोमास लगाया जाता है। वैसे याद रखना, भाषा से रिलेटेड एक ट्रिक रखना, बोडोमास, है ना। ओडोमास की जगह बोडोमास। बोडोमास में क्या है? बो से हो गया हमारा बोडो और मा से हो गया हमारा मैथिली, और बोडो मास, सॉरी, बो से हो गया हमारा बोडो, डो से हो गया डोगरी और मा से हो गया मैथिली, सा से हो गया संथाली, है ना। या तो इंग्लिश से भी रिलेटेड BSDM BSDM ऐसे भी बना सकते हैं, पर ऐसे अगर एक लय में याद रखोगे बोडो संथाली डोगरी मैथिली, बोडो संथाली डोगरी मैथिली, बोडो संथाली डोगरी मैथिली, तो याद हो जाएंगे। नहीं याद होती तो बोडो मास करके याद रख लिए। 2003 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 2003 में। 92वें संविधान संशोधन 2003 में। ओके, ठीक है। तो हमने फैक्ट जान लिया है और अभी 1-2 और अच्छा जान लेते हैं। अगर हम बात करें भारतीय भाषा संस्थान, ये कहां पर है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय भाषा संस्थान है हमारा मैसूर में। और मैसूर कहां है? मैसूर है हमारा कर्नाटक। ठीक है, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है और मैसूर कहाँ है हमारा? कर्नाटक में है। अगर हम बात करें, एक और संस्थान इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? ये है हमारा वर्धा में। ठीक, वर्धा कहाँ पर है? वर्धा हमारा महाराष्ट्र में। ये हो गया। और ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट मतलब फैक्ट है, उसको भी दिमाग में डाल लीजिए। जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसने संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा दिया है। ठीक है, अभी नहीं दिया था, 2010 में दिया था। और अगर हम बात करें दूसरा कौन राज्य? दूसरा हिमाचल प्रदेश, उसने भी संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा दिया है 2019 में। ठीक है, इसको एक दिमाग में डाल लीजिए। मान लो बाय द वे क्वेश्चन अगर आता है तो कर लेंगे आराम से। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इसकी द्वितीय राजभाषा कौन है? संस्कृत है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जो भाग 17 में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों सब मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। भाग 17, भाग 18 और भाग 20, इससे और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बस भाग 18 है और भाग 20 है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कैसा लगा हमारा वीडियो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।